हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल। तो फाइनली आपकी मच अवेटेड सीरीज आ चुकी है और इस सीरीज में हम अकाउंटेंसी के हर एक चैप्टर को एक सिंगल वीडियो में कवर करने वाले हैं। और ये वीडियो जैसा कि आपको पता है स्पेशली बिहार बोर्ड और स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए फोकस्ड है। ऐसा इसलिए बिकॉज स्टेट बोर्ड के एग्ज़ाम में अगर आप बिहार बोर्ड को देखो, जैक बोर्ड को देखो या यूपी बोर्ड को देखो, तो इस बोर्ड के एग्ज़ाम में ज़्यादातर फोकस आपकी थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चन पर होता है, ना कि प्रैक्टिकल टाइप यानी कि न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन पे। और इस वीडियो में हम कंप्लीट थ्योरी को कवर करने वाले हैं। और इसके बाद इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद चाहे आप किसी भी स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हो, आप एग्जाम में हर एक क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अगर आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हो, तो अगर आप थ्योरी को कवर करना चाहते हैं तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट वीडियो, बिकॉज यहाँ पे हम हर एक थ्योरी को कवर कर लेंगे। फिर इसके बाद ऐसा एक भी थ्योरी नहीं बचता जो आपके एग्जाम में सॉल्व ना हो पाए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब जब हमारा चैप्टर ही एनपीओ है तो सबसे पहले हम एनपीओ के यानी कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के डिफिनेशंस को देखेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, और यहाँ पे हम जितने क्वेश्चंस को देखने वाले हैं ये सारे क्वेश्चंस, मतलब मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप इस सीरीज़ को बस इसलिए फॉलो नहीं कर रहे हो क्योंकि आपने अकाउंट्स को ऑलरेडी कवर कर लिया, तो ये आपकी 12th की सबसे बड़ी गलती होने वाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे हम उन सारे क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं जो एग्जामिनर के माइंड में घूम सकते हैं, मतलब जो क्वेश्चंस वो बना सकते हैं, जो क्वेश्चंस में वो शामिल कर सकते हैं, उन सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ पे कवर करेंगे। इसलिए इस सीरीज़ को आप स्टार्ट एंड तक जरूर फॉलो करना। और इनफैक्ट आप मेरी बस फर्स्ट वीडियोज़ को ही देख लोगे, फर्स्ट चैप्टर की यानी कि एनपीओ की वीडियो को आप कंप्लीट देख लेना। फिर मैं गारंटी के साथ उम्मीद करता हूँ कि आप कोई भी वीडियोज़ आने वाली जो भी वीडियो है, किसी भी वीडियो को आप मिस नहीं करना चाहोगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, स्टेट द मीनिंग ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। Not for profit organizations are those organizations which are established for the purpose of rendering services to its own members or to the member of public without any intention of earning profit। तो जो हमारे नॉट फॉर प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, बेसिकली उनका जो मेन मोटिव होता है, उनका जो मेन पर्पस होता है, यानी कि उनका जो इंटेंशन होता है, वो ये होता है कि मेरे जितने मेंबर्स हैं और मेरे जितने पब्लिक लोग हैं यानी कि जनता लोग हैं, उन सभी को मैं सर्विस प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है, यानी कि ये सेवा करने का भाव रखते हैं। नॉट फॉर प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, इनका ये इंटेंशन कभी नहीं होता, इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये नहीं होता कि मुझे लाभ कमाना है। ठीक है, ये आपका अच्छे से आप जान लो, जो नॉट फॉर प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो अपने मेंबर्स और मेंबर्स ऑफ पब्लिक यानी कि जो आम जनता है उन सभी की सर्विस प्रोवाइड करने के लिए कार्य करते हैं, ना कि प्रॉफिट अर्न करने के लिए। ठीक है, फिर देखो, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशंस मे बी सोशल, educational, religious, or charitable. They may take the form of sports and social club, religious institutions, library, the hospital, etc. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एनपीओज होते हैं, आप देखते हो कि हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, लाइब्रेरीज और आप जो स्पोर्ट्स क्लब देखते हो, ये सारे क्या होते हैं? ये सारे एनपीओ ही होते हैं। इनका इंटेंशन क्या होता है? इनका इंटेंशन ये होता है कि इनके जो मेंबर्स हैं उन सभी को हम क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, तो इसलिए ये सारे जो होते हैं वो एनपीओ जो होते हैं। और एनपीओ जो होते हैं वो धार्मिक रूप ले सकते हैं, कोई एजुकेशनल यानी कि जो शैक्षणिक रूप ले सकते हैं, जैसे आप स्कूल देख रहे हो, तो ये सारे एजुकेशनल को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। तो जिन चीज़ों को बढ़ावा देना वे चाहते हैं वो उस फील्ड में उस संस्था को ओपन करते हैं, एक एनपीओ को ओपन करते हैं और वहाँ पे अपने मेंबर्स को क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे मैंने इस चैनल को स्टार्ट किया और यहाँ पे मैंने अपने जितने भी 12th के स्टूडेंट हैं उन सभी की मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, उन सभी को मैं क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये तो मेरा छोटा सा एग्जाम्पल हो गया, इससे आप साइड कर लो, इससे आप एग्जाम में नहीं आंसर करना। ठीक है, तो हमने देख लिया कि एनपीओ जो होते क्या है। अब एनपीओ और प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है, अब हम इसे देखने वाले हैं। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, स्टेट एनी 3 डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि लाभकारी संस्था और गैर लाभकारी संस्था, इन दोनों के बीच के आपको किसी 3 डिफरेंस को बताना है। तो हम किस बेसिस पे इनके अंतर को देखेंगे, सबसे पहले हम इसे तय कर लेते हैं। हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इन दोनों का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है, यानी कि इनका उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, इससे तो हम इनके डिफरेंस को आसानी से क्लियर कर लेंगे। इसके बाद हम ये देखेंगे कि हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्रिएट करते हैं, एक प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए और एक नॉट फॉर प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हम इन दोनों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख लेंगे, जिससे कि एक और डिफरेंस हमारा क्लियर हो जाएगा। और फिर हम ये देख लेंगे कि इनका जो नीट रिजल्ट होता है, प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, या सरप्लस होता है या डिफिसिट होता है, क्या होता है। तो ये हमारा थर्ड डिफरेंस होगा बेसिस। ठीक है, थर्ड बेसिस होगा डिफरेंस का। तो देखो स्टार्ट करते हैं। देखो, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव के आधार पर पहला डिफरेंस, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन इज टू अर्न प्रॉफिट, वेयर एज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन इज टू सर्व पीपुल। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जो हमारे लाभकारी संस्था होते हैं, उनका मेन उद्देश्य होता है लाभ कमाना,
लेकिन जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जो एनपीओज होते हैं, उनका मेन उद्देश्य होता है अपने मेंबर को सर्व करना। ठीक है, तो ये रहा हमारा सबसे पहला डिफरेंस। अब सेकंड डिफरेंस है बेसिस है नेट रिजल्ट ऑफ एक्टिविटी। तो इसे देखने से पहले हम थर्ड डिफरेंस को देख लेते हैं ताकि सेकंड और ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर तरीके से हमें समझ में आए। देखो, थर्ड डिफरेंस है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, यानी कि हम किन किन स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं। देखो, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो देखो, हम जब क्लास 11th में थे तो 11th में हमने फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर करा था। वहाँ पे हमने ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट, इन तीनों को प्रिपेयर करते थे। तो वो हम किस लिए प्रिपेयर करते थे? क्योंकि वो हम प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स को प्रिपेयर करते थे। जो हम सोल प्रोप्राइटरशिप के अकाउंट्स को प्रिपेयर करते थे, तो हमने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट, इन तीनों को प्रिपेयर किया था। लेकिन अब जब हम एनपीओ पढ़ेंगे तो यहाँ पे हम इन तीनों अकाउंट को प्रिपेयर नहीं करेंगे, बल्कि हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट, इन तीनों को प्रिपेयर करने वाले हैं। अब ये तीनों क्या होती है, और इनफैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इन तीनों के मतलब इनके सभी फॉर्मेट को हम देखेंगे। ये कौन सा अकाउंट होता है हम इसे भी देख लेंगे। मतलब जो जो क्वेश्चंस आपके दिमाग में उठ रहे होंगे, हम सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, तो ये सबसे सेकंड डिफरेंस हो गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, कि इन दोनों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बीच का क्या डिफरेंस होता है। अब देखो, जो हमारा प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो हमारा लाभकारी संस्था होता है, वहाँ पे हम जब P&L अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, तो एट द एंड हमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकल कर सामने आता है। तो इससे तो हमें साफ पता चल जाता है कि जो नेट प्रॉफिट नेट लॉस निकल कर आ रहा है, ऐसा इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हम प्रॉफिट अर्न करने के इरादे से ही हम कार्य करते हैं। लेकिन जब हम एनपीओज के अकाउंट्स को प्रिपेयर करेंगे तो यहाँ पे हम प्रॉफिट तो निकाल नहीं सकते, क्योंकि हमारा तो पहले ही हमने बोल दिया कि हम प्रॉफिट अर्न करने के लिए काम ही नहीं करते। तो हम क्या निकालते हैं? तो हम निकालते हैं सरप्लस या डिफिसिट। यानी कि जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, जिस तरीके से हम P&L अकाउंट प्रिपेयर करते थे, उस तरीके से अब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे। और यहाँ पे जो आपका नेट रिजल्ट होगा वो या तो सरप्लस होगा या तो डिफिसिट होगा। अगर आपका इनकम ज़्यादा हो रहा है, एक्सपेंडिचर कम हो रहा है, तो वो होगा हमारा सरप्लस। लेकिन अगर हमारा एक्सपेंडिचर ही ज़्यादा हो रहा है और इनकम कम हो रहा है, तो उससे हम कहते हैं डिफिसिट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थर्ड डिफरेंस, दैट इज नेट रिजल्ट ऑफ एक्टिविटी। द नेट रिजल्ट ऑफ द एक्टिविटी ऑफ प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन इज नॉन एज नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। यानी कि P&L अकाउंट को प्रिपेयर करने के बाद जो हमारा रिजल्ट निकल कर आता था, वो या तो नेट प्रॉफिट होता था या तो नेट लॉस होता था। लेकिन अब जब हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ेंगे, यानी कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जो निकल कर आता है वो होता है या तो सरप्लस या तो डिफिसिट। अब सरप्लस कब होता है और डिफिसिट कब होता है, ये तो मैंने आपको अभी बता दिया। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड है नेम द की अकाउंट्स एंड स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड बाय एनपीओ। तो इसे तो हमने सेकंड क्वेश्चन में ही देख लिया। ये एक छोटा सा क्वेश्चन था जो आपके एग्जाम में 2 मार्क्स का ज़्यादातर पूछा ही जाता है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको इसे यहाँ पे बता दिया। देखो, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट, इन 3 अकाउंट को हम एनपीओ में प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो इसका ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड का। देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 को। नंबर 4 है स्टेट द मीनिंग ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो देखो, पहला अकाउंट जो हम प्रिपेयर करते हैं एनपीओ में, अब हमें ये देखना है कि ये होता क्या है। देखो, लाइक एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओ यानी कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो मेंटेन कैश बुक टू रिकॉर्ड कैश ट्रांजेक्शंस ऑन डे टू डे बेसिस। यानी कि जिस तरीके से हम प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में कैश बुक को प्रिपेयर करते थे ताकि हम कैश ट्रांजेक्शन को देख सकें, उसी तरीके से एनपीओ में भी हम कैश बुक को प्रिपेयर करते हैं। बट एट द एंड ऑफ द ईयर दे प्रिपेयर अ समरी ऑफ कैश ट्रांजेक्शंस बेस्ड ऑन द कैश बुक। लेकिन साल के अंत में हम जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होते हैं, यहाँ पे जो भी कैश ट्रांजेक्शन्स किए जाते हैं कैश बुक में, उनकी समरी को हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, दिस समरी इज प्रिपेयर्ड इन द फॉर्म ऑफ एन अकाउंट, इट इज कॉल्ड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। All cash receipts and payments are recorded in this account, whether this belong to current year or the next year or previous year। और यहाँ पे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी पता होगा कि हम बस कैश ही ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि वैसे ट्रांजेक्शन जिसमें कैश का यूज किया गया है, हम बस उसी ट्रांजेक्शन में को रिकॉर्ड करते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। अदरवाइज अगर कोई आउटस्टैंडिंग सैलरी वगैरह है तो उसे हम यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे, साफ मना करेंगे। लेकिन अगर कैश ट्रांजेक्शन है, नो मैटर वो इस साल का है या पिछले साल का था या आगे आने वाले साल का है, हम अगर कैश ट्रांजेक्शन देखेंगे तो हम रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, चाहे वो रेवेन्यू नेचर का रहे चाहे वो कैपिटल नेचर का रहे, बस हमें ये देखना है कि वहाँ पे कैश का इस्तेमाल किया गया, उसे हम रिकॉर्ड कर लेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। ठीक है, तो देखो, ऑल कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट आर रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट वेदर दिस बिलोंग टू करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर और प्रीवियस ईयर। ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया। ऑल रिसिप्ट एंड पेमेंट आर रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट वेदर
देज आर ऑफ रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर, जो मैंने आपको अभी बताया। और रेवेन्यू नेचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, सारी चीज़ें क्या होती है ये हम आगे डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। As it is in an account, so it has a debit side and credit side. All receipts are recorded on its debit side, whereas all payments are shown on the credit side. और क्योंकि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक अकाउंट है, इसलिए इसके साइड भी होंगे, एक होगा डेबिट साइड, एक होगा क्रेडिट साइड। और जितने भी रिसिप्ट होंगे उन सभी को हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन जितने पेमेंट होते हैं उन सभी को हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। दिस अकाउंट बिगिन विथ ओपनिंग कैश और बैंक बैलेंस। तो स्टार्टिंग में जब हम इसे अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं, तो इस अकाउंट में प्रिपेयर करते टाइम जो हम एंट्री करते हैं वो होता है कैश बैलेंस का या फिर बैंक बैलेंस का। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट इज कैश इन हैंड और कैश एट बैंक ओवरड्राफ्ट। और इसका जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो होता है कैश इन हैंड का या फिर कैश एट बैंक ओवरड्राफ्ट का, ठीक है। आइटम्स इन दिस अकाउंट्स आर रिकॉर्डेड अंडर सुटेबल हेड्स। तो इसके फॉर्मेट के को भी हम रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के फॉर्मेट को भी कुछ देर में देखेंगे। क्लियर हो गया आपको रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है। यहाँ पे हम कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर दें, नो मैटर वो रेवेन्यू नेचर के हैं या फिर कैपिटल नेचर के हैं, और नो मैटर ये भी नहीं मैटर करता कि वो आज के हैं या पिछले साल के थे या आगे आने वाले साल के हैं, बस वो कैश ट्रांजेक्शन है, इसलिए हम उसे रिकॉर्ड करते हैं रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया। अब देखते हैं वाले क्वेश्चन नंबर 5 को। 5 नंबर क्वेश्चन है, ब्राइटली एक्सप्लेन द फीचर ऑफ रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो देखो इसके फीचर्स आपके लॉन्ग में भी पूछे जाते हैं, तो इसके फीचर को आप किस तरीके से रिकॉर्ड करोगे, किस बेसिस पे आप इसे आंसर करोगे, अब हम ये देखते हैं। देखो सबसे पहला बेसिस है नेचर का, तो इट इज़ अ रियल अकाउंट, यानी कि जो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है, क्योंकि यहाँ पे हम कैश ट्रांजेक्शन को सिर्फ रिकॉर्ड ही करते हैं, इसलिए ये होता है रियल अकाउंट। आपको पता होगा अकाउंट 3 तरह के होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। और इनके गोल्डन रूल को तो आप कभी भूल भी नहीं सकते, ठीक है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड क्रेडिट और इनकम एंड गेन। दैट आर द गोल्डन रूल ऑफ दिस अकाउंट्स, ठीक है। देखो इट इज़ अ रियल अकाउंट दैट प्रोवाइड ऑफ ऑल कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर। तो क्योंकि यहाँ पे हम बस कैश रिसिप्ट को और कैश पेमेंट को रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए ये होता है रियल नेचर का, ठीक है, यानी कि रियल अकाउंट होता है। ये हो गया पहला फीचर। अब सेकंड बेसिस है ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हम जो सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं, जो हमारी सबसे पहली एंट्री होती है वो होती है कैश इन हैंड का। और यहाँ पे हम इंडिकेट करते हैं कि साल की स्टार्टिंग में हमारे पास टोटल कितना कैश बचा हुआ है, ठीक है, यानी कि बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर में जितने कैश हमारे पास हैं वो हम कैश इन हैंड में शो करते हैं। और इसके बाद जब हम रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के सारे एंट्रीज को रिकॉर्ड कर लेंगे और उसके बाद जब हम इन करेंगे इसे, तो यहाँ पे भी हम कैश इन हैंड को शो करेंगे और हम ये दिखाएंगे कि साल के अंत तक अब हमारे पास कितने पैसे बचे हुए हैं, ठीक है। फिर अगले साल इसे और प्रोसीड कर देते हैं। फिर अगले साल ये जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस होता है वो अगले साल का ओपनिंग बैलेंस बन जाता है। इसी तरीके से ये जो क्रम है चलते रहता है, थोड़ा बहुत चेंजिंग होते रहता है कैश में, ठीक है। तो ये रहा हमारा पॉइंट नंबर सेकंड। थर्ड पॉइंट है बेसिस ऑफ रिकॉर्डिंग। तो जो मैंने आपको अभी बताया था कि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हम बस कैश नेचर की चीज़ों को ही रिकॉर्ड करते हैं, नो मैटर वो कैपिटल नेचर का हो या वो रेवेन्यू नेचर का हो, मतलब वो आयगत प्राप्ति हो या फिर वो रेवेन्यू नेचर का, मतलब जो आमतौर पे जो खर्चे होते रहते हैं, जो बहुत ही छोटे मोटे खर्चे होते हैं वो हो, ये मैटर नहीं करता, बस वो कैश वहाँ पे यूज हुआ है तो उससे हम रिकॉर्ड करते हैं रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, ठीक है। ये रहा हमारा थर्ड पॉइंट। अब फोर्थ पॉइंट है पीरियड। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि रिसीप्ट एंड पेमेंट, इससे देखो मैं आपको थोड़े से और अच्छी तरीके से समझा देता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, देखो अगर मान के चलो आप, मतलब मैं आपको पढ़ाता हूँ, तो मैंने 2022 में कंप्लीट आपको पढ़ा दिया और आपने 2023 के एग्ज़ाम होने के बाद मुझे कहा कि सर आपकी इतनी ये बची हुई थी तो आप अपनी फ़ीस लो, और आपने मुझे 2023 में मुझे फ़ीस दी, मान के चलो, ठीक है। तो उस टाइम क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया 2022 के लिए, तो वो बनती तो 2022 में ही थी, लेकिन आप मुझे पे करिए 2023 में। तो अगर मैं भी अपनी रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को प्रिपेयर करता तो मैं इस फ़ी को 2022 में रिकॉर्ड नहीं करता बल्कि 2023 में रिकॉर्ड करता। और ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे कैश कब मिले, मुझे कैश मिले थे 2023 में, इसलिए नो मैटर वो जो कैश है वो कैश पिछले साल के लिए था या इस साल के लिए है या अगले आने वाले साल के लिए है, जो कैश हमें जिस टाइम मिले हैं हम उसी ईयर के रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। इसका मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आ चुकी होगी। पीरियड से ओनली एक्चुअल रिसिप्ट एंड पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर आर रिकॉर्डेड वेदर दे रिलेट टू करंट ईयर, प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल था जो मैंने आपको बता दिया। अब देखो पॉइंट नंबर 5 है एडजस्टमेंट। नो एडजस्टमेंट इज मेड फॉर आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड एक्सपेंसेज एंड इनकम्स इन दिस अकाउंट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे
हम बस कैश को रिकॉर्ड करेंगे, जो कैश नेचर के ट्रांजेक्शन होंगे उन्हें रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पे हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर की तरह कोई भी एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, ठीक है। जो भी आउटस्टैंडिंग सैलरीज वगैरह होते हैं, जो एक्सपेंसेस होते हैं, उन सभी को यहाँ पे हम रिकॉर्ड नहीं करते, इसलिए हमें कोई एडिशनल एडजस्टमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, ठीक है। तो अब देखो, अब हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ लिया है और हम ये देखने वाले हैं कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और कैश अकाउंट इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। देखो, डिफरेंस के क्वेश्चन आपके एग्जामिनर के लिए सबसे फेवरेट होते हैं और ये क्वेश्चन बहुत बार वो पूछते हैं कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और कैश बुक में क्या डिफरेंस होता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और P&L अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है। तो ये सारे क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। मतलब आप समझ लो, ये वीडियो आप देख रहे हो बिल्कुल 2x स्पीड में भी देख लो, लेकिन देख लो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखो, क्वेश्चन नंबर 6 है डिफरेंस बिटवीन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड कैश अकाउंट। तो इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस होता है, अब हम ये देखते हैं। देखो, सबसे पहले हम बेसिस यानी कि जिस आधार पर इनके डिफरेंस को देखने वाले हैं वो है पीरियड। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हम जब प्रिपेयर करते हैं इसे, तो इसे हम साल के अंत में प्रिपेयर करते हैं, जहाँ पे हम इनकी समरी दिखाते हैं, कैश की समरी दिखाते हैं। लेकिन जो हमारा कैश अकाउंट होता है इसे हम डेली प्रिपेयर करते हैं, यानी कि डेली जितने भी कैश ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उन सारे को हम कैश अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। ये पहला हो गया डिफरेंस, किस बेसिस पे, पीरियड के बेसिस पे, कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को हम साल के अंत में बनाते हैं, जबकि कैश अकाउंट को हम डेली मेंटेन करते हैं, ठीक है। इसका एक रजिस्टर होता है जो हम डेली प्रिपेयर करते रहते हैं, बनाते रहते हैं। फिर देखो, अब हमारा सेकंड बेसिस है डिफरेंस का, वो है डेट। तो जब भी हम कोई भी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, तो हम डेट तो शो नहीं करते वहाँ पे। आप देखते क्या होगा, आपको पता ही होगा, आप खुद वहाँ पे डेट रिकॉर्ड नहीं करते। लेकिन जब आप कैश अकाउंट में उसी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं तो उस टाइम आप डेट को भी साझा करते हो कि वो जो ट्रांजैक्शन हुआ था वो किस डेट को हुआ था। ऐसा आप इसलिए करते हो क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को जब आप प्रिपेयर करते हो तो इसे आप साल के अंत में क्रिएट कर रहे हो, और इस कारण आप बस समरी दिखाना चाहते हो कि कितने कैश हमें मिली थी इस पार्टिकुलर चीज़ों से, इसलिए आप वहाँ पे डेट को सॉरी करते हैं, ठीक है। फिर अब थर्ड पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन का तो बहुत ही सिंपल सा मतलब हो गया कि जो हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है ये हम स्पेशली एनपीओ के लिए ही क्रिएट करते हैं, लेकिन जो हमारा कैश अकाउंट होता है, जो हमारा कैश बुक होता है, इन चीज़ों को हम एनपीओ और प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन दोनों के लिए क्रिएट करते हैं। ये हो गया हमारा थर्ड डिफरेंस, किस बेसिस पे, ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे। और फिफ्थ डिफरेंस है जो कि ये साइड के बेसिस पे। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो होता है इसका लेफ्ट हैंड साइड जो होता है वो होता है रिसिप्ट साइड, और जो राइट हैंड साइड होता है वो होता है पेमेंट साइड। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में हम बस रिसिप्ट को ही रिकॉर्ड करते हैं और जो हमारा राइट हैंड साइड है उसमें हम पेमेंट को रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन यहाँ पे कैश अकाउंट में जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड होता है उसे हम कहते हैं डेबिट साइड, और जो हमारा राइट हैंड साइड होता है इसे हम कहते हैं क्रेडिट साइड। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस हो गया। फिर अब लास्ट डिफरेंस है वो है फोलियो का। तो देखो, आपने जब जर्नल एंट्री को आप प्रिपेयर करते तो आप लोग लेजर फोलियो ये सारी चीज़ों को प्रिपेयर करते थे, ठीक है। जर्नल फोलियो इसका एक आपको मतलब वहाँ पे आप प्रिपेयर करते थे, लेकिन यहाँ पे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आपको किसी भी फोलियो के कॉलम को आपको प्रिपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। इट डजंट हैव एनी फोलियो कॉलम, ठीक है। लेकिन कैश अकाउंट में फोलियो कॉलम होता है, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6, जहाँ पे हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और कैश अकाउंट इन दोनों की कंप्लीट डिफरेंस को, टोटल 5 डिफरेंस को हमने कवर कर लिया, और ये आपके क्वेश्चन एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो अब क्वेश्चन नंबर 7 है स्टेट द मीनिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो देखो, सबसे पहले तो हमने देख लिया एनपीओ का पहला अकाउंट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जिसे बस पैसे से मतलब था। वो बस ये बात आपसे पूछता था कि या जो ट्रांजैक्शन किया गया है उस ट्रांजैक्शन का कनेक्शन पैसों से, आप कहते थे हाँ, तो बोलता था लाओ मेरे में रिकॉर्ड कर लो। लेकिन अब जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है ये आपसे 2 क्वेश्चन पूछता है, ये 2 चीज़ों को कंसिडर करता है। पहली चीज़ तो ये, जब आप किसी ट्रांजैक्शन को लेकर जाओगे रिकॉर्ड करने के लिए तो वो ये पूछेगा कि क्या ये जो ट्रांजैक्शन है इस ट्रांजैक्शन का संबंध इस साल से है, क्या ये करंट ईयर से रिलेटेड है। अगर आप बोलते हो हाँ, तो ये एक और क्वेश्चन आपसे पूछता है, और वो ये होता है कि क्या ये जो ट्रांजैक्शन है ये रेवेन्यू नेचर का है। रेवेन्यू नेचर का मतलब ये रेकरिंग नेचर का है, यानी कि ये बार बार ये ऐसे खर्चे होते रहते हैं। और क्या ये जो खर्चे हैं ये छोटे मोटे खर्चे हैं, मतलब रेवेन्यू नेचर का ये फीचर होता है कि वो जो रेवेन्यू नेचर के खर्चे होते हैं वो सारे छोटे मोटे खर्चे होते हैं, और जो रेकरिंग नेचर के होते हैं जो बार बार होते रहते हैं उन्हें हम कहते हैं रेवेन्यू नेचर। तो ये 2 क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। पहले ये कि क्या ये जो
पार्टिकुलर ट्रांजैक्शन है, ये ट्रांजैक्शन करेंट ईयर से रिलेटेड है, आप बोलते हो हाँ। फिर आपसे ये पूछता है कि क्या ये जो ट्रांजैक्शन है, इस ट्रांजैक्शन में हम रेवेन्यू नेचर के खर्चे को देखने वाले हैं, आप बोलते हो हाँ। तो ये रिकॉर्ड कर लेता है सिंपली अपने अकाउंट में, ठीक है। तो ये तो सिंपल से डिफिनेशन रहती है जो मैंने आपको बता दिया। अब हम देखते हैं इसके क्लियर डिफिनेशन को, जो कि आप एग्जाम में आंसर कर सकते हो। देखो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय दोज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस which adopt the accrual basis of accounting. This account is similar to P&L account or a profit-making organization. It is prepared to ascertain the surplus, that is excess of income over expenditure, or deficiency, that is excess of expenditure over income. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरीके से हम प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में P&L अकाउंट को यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्रिपेयर करते थे, सेम उसी तरीके से अब हम नॉट फॉर प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को रिकॉर्ड करेंगे, इन्हें प्रिपेयर करेंगे इस अकाउंट को। लेकिन यहाँ पे जो हमारा नेट रिजल्ट होगा, जो हमारी इस एक्टिविटी का प्रिपेयर करने के बाद जो हमारा नेट रिजल्ट निकल कर आएगा, तो वहाँ तो हमारा नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकल कर आता था, यहाँ पे हमारा सरप्लस और डेफिसिट निकल कर आएगा। सरप्लस का मतलब क्या हुआ? अगर हमारा इनकम जो है वो एक्सपेंडिचर से ज़्यादा होगा, यानी कि हमारा इनकम ज़्यादा होगा, तो वो कहलाएगा सरप्लस। लेकिन अगर हमारा जो इनकम है वो एक्सपेंडिचर से कम होगा, यानी कि हमें नुकसान होगा, तो वो कहलाएगा हमारा डेफिसिट, ठीक है। तो ये पॉइंट था हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का कि इसका नेट रिजल्ट ऑफ एक्टिविटी क्या होता है। इट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंडिचर्स आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड एंड इनकम एट क्रेडिट साइड. It is to be noted that only revenue expenses and receipts related to current year are recorded in this account. तो सिंपल सी बात है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नाम से ही पता चल रहा है कि ये हमारा नॉमिनल अकाउंट होगा ही होगा, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का जो गोल्डन रूल होता है वो क्या होता है? वो होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। और आप देख सकते हो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक हो गया डेबिट साइड, एक हो गया क्रेडिट साइड। तो बताओ आप, डेबिट साइड में हम किन चीज़ों को रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज, यानी कि डेबिट साइड में हम सभी एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड करेंगे। वही क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, दैट इज क्रेडिट साइड में हम सारे इनकम को रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो इसका ये मतलब हुआ। और ये बात को भी आप, इस पॉइंट को भी आप लोग दिमाग में डाल लेना कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम बस रेवेन्यू ट्रांजेक्शन जो होते हैं उन्हें ही रिकॉर्ड करते हैं, जो करंट ईयर से रिलेटेड होते हैं वो, ठीक है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर कहाँ होता है। तो इसे हमने अच्छे से क्लियर कर लिया। अब हम ये देखने वाले हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के फीचर्स क्या होते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, कभी कभी शॉर्ट में पूछा जाता है तो कभी कभी लॉन्ग में भी पूछा जाता है। तो इसलिए आपको ये क्वेश्चन को भी सॉल्व करना अच्छे से आना चाहिए। तो देखो, हम बेसिस पे इसके डिफरेंस को देखेंगे। पहला है नेचर। तो जो मैंने आपको बता दिया कि जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है ये होता है नॉमिनल अकाउंट, यानी कि यहाँ पे जितने भी खर्चे होते हैं उन सभी को हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, और जितने भी हमें इनकम होते हैं उन सभी को हम रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट साइड में, ठीक है। ये पहला बेसिस हो गया इसके फीचर का। सेकंड बेसिस है ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस। तो देखो, जो हमारा होता है कौन सा अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसका कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होता, ठीक है। इस बात को आप लोग कंसिडर करना, इसका कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होता। और साथ ही साथ जब हम इसे क्लोज करते हैं तो यहाँ पे जो हमारा नेट रिजल्ट निकल कर आता है वो होता है सरप्लस या डेफिसिट। तो इसका जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो या तो सरप्लस होता है, अगर इनकम ज़्यादा हो गया तो सरप्लस, अगर इनकम कम और एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गया तो हमारा डेफिसिट निकल कर आता है। ये हो गया सेकंड बेसिस ऑफ देयर फीचर। अब थर्ड है बेसिस ऑफ रिकॉर्डिंग। तो जितने भी रेवेन्यू रिसिप्ट्स होते हैं, जितने भी रेवेन्यू पेमेंट्स होते हैं जो इस साल से करेंट ईयर से रिलेटेड होते हैं, हम सिर्फ उन्हें ही रिकॉर्ड करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है। ये थर्ड बेसिस ऑफ। फोर्थ है पीरियड। पीरियड का मतलब ये हुआ कि जो करेंट साल के खर्चे हैं, जो करेंट ईयर के खर्चे हैं, जो करेंट ईयर की इनकम है, हम बस उन्हीं को रिकॉर्ड करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अब फिफ्थ पॉइंट और लास्ट पॉइंट है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट का मतलब ये हुआ कि जितने भी आउटस्टैंडिंग सैलरीज वगैरह होते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रहते हैं, या प्रीपेड सैलरी होती है, जैसे आप देखते होंगे कि इस साल की सैलरी को अगले साल दूंगा, तो ये सारे आउटस्टैंडिंग हो जाते हैं। तो इन सभी खर्चे को हम रिकॉर्ड करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ही। और इसी कारण जैसे आप देखते होगे ये वो अगले साल वो पैसे दे रहे हैं, तो इन सभी को एडजस्ट करना पड़ता है। तो इसलिए हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एडजस्टमेंट भी करते हैं, ठीक है। लेकिन रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हम कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करते थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को आपने देख लिया होगा और आपको ये भी क्लियरली पता चल चुका होगा कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस होता है। तो अब हम इन क्वेश्चंस को भी कंसीडर करने वाले हैं, इन क्वेश्चंस को भी देखने वाले। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है, क्योंकि ये दोनों बहुत ज़्यादा सिमिलर है अपने आप में, ठीक है। तो देखो, हम इनके डिफरेंस को देखने वाले हैं 4 बेसिस पे।
पहला इंस्टीट्यूशन यानी कि बहुत ही सिमिलर हो गया, बहुत ही सिंपल हो गया कि जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है इसे प्रिपेयर किया जाता है एनपीओज के द्वारा, नॉट फॉर प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को प्रिपेयर किया जाता है। वही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन यानी कि प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा क्रिएट किया जाता है। ये हो गया इन दोनों के बीच का पहला डिफरेंस, जो कि हमने इंस्टीट्यूशन के बेसिस पे देख लिया। अब सेकंड बेसिस इनके डिफरेंस का वो है ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि हम इन्हें प्रिपेयर क्यों करते हैं। तो देखो, हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को इसलिए प्रिपेयर करते हैं ताकि हमें पता ये चल सके कि साल के अंत में हमें कितनी डेफिसिट झेलनी पड़ रही है या फिर हम कितने सरप्लस में। ठीक है, इन चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। लेकिन जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं तो हमारा मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है, हमारा जो फाइनल अल्टीमेट गोल होता है इसे प्रिपेयर करने का, वो ये होता है कि हमें ये पता चल सके कि साल के अंत में हमें कितना फ़ायदा हुआ है या फिर हमें कितना लॉस सहना पड़ा है। यानी कि नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को कैलकुलेट करने के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। तो ये हो गया इसका दो डिफरेंस। अब बेसिकली थर्ड डिफरेंस है वो है प्रिपेरेशन। इसका मतलब ये हुआ कि हम इसे प्रिपेयर किस तरीके से करते हैं, किसकी सहायता से करते हैं। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और जितने भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल होते हैं, जैसे कि आउटस्टैंडिंग सैलरीज वगैरह हो गया, तो इन सभी की सहायता से हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को रिकॉर्ड करते हैं, इनके ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। वही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम ट्रायल बैलेंस की सहायता से रिकॉर्ड करते हैं। वो आपको पता है, पहले आप जर्नल एंट्री बनाते हो, फिर आप लेजर अकाउंट बनाते हो, फिर आप ट्रायल बैलेंस बनाते हो, इसके बाद आप फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हो, जहाँ पे आप ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और सबसे लास्ट में आप बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते हो। ठीक है, तो प्रिपरेशन किस तरीके से करते हैं हमने इस बेसिस पे भी इसके डिफरेंस को देख लिया। अब लास्ट बेसिस है तो वो है ओपनिंग आइटम का। तो मैंने आपको बताया था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का कोई भी ओपनिंग आइटम नहीं होता। यहाँ पे हमने कोई भी ओपनिंग बैलेंस हमें दिखाना नहीं होता। इट डज नॉट हैव एनी ओपनिंग आइटम्स ऑफ द प्रीवियस पीरियड। ठीक है, तो ये बात है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम स्टार्ट करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस से, जो कि हम ट्रेडिंग अकाउंट को कैलकुलेट करने के बाद जो निकल कर आता है उसे हम ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस करके हम इसमें इसके ओपनिंग बैलेंस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस में इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 को हमने क्लियर कर लिया और ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और आपने लगभग 25 मिनट के अंदर इन सारे को कवर कर लिया। अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 है, ब्राइटली एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्पेशल फंड और द फंड बेस्ड अकाउंटिंग। अब स्पेशल फंड क्या होता है और फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या होता है। बहुत सारे बच्चे को पता तो होता है लेकिन आंसर नहीं कर पाते। तो किस तरीके से आप आंसर करोगे हम ये देखने वाले हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये होता क्या है। देखो, अगर मान के चलो मैंने आपको 1 लाख दिया, मैंने आपको पैसे दिए, मैंने आपको कहा कि आप स्पोर्ट्स में जितने भी खर्चे हो रहे हैं उन सभी को आपको ऑपरेट करने के लिए मैं आपको ये डोनेट कर रहा हूँ। तो आप क्या करोगे, मेरी मनी को आप सबसे पहले तो आप उस पर इन्वेस्टमेंट कर दोगे उसको। तो इन्वेस्टमेंट से जितने भी आपको इनकम होगी, जितने भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा, उन सभी को आप एक पार्टिकुलर फंड में रिकॉर्ड करोगे और जितने भी आपको इनकम हो रही है उन सभी को आप ऐड करोगे और जितना भी आपका एक्सपेंसेस हो रहा है, जितना भी आपका खर्चा हो रहा है, उन सभी को आप माइनस करते जाओगे। और जो आपका एंड रिजल्ट जो निकलेगा, यानी कि जो आपका फाइनल अमाउंट निकलेगा, अगर वो पॉजिटिव में है तो उसे आप, क्योंकि वो कैपिटल नेचर का होता है, स्पेसिफिक डोनेशन भी कैपिटल नेचर का होता है, तो इसलिए उसे आप बैलेंस शीट के साइड में शो करोगे। लेकिन अगर आपका जो अमाउंट है वो निगेटिव वैल्यू दे रहा है, निगेटिव साइन में आपका वैल्यू आ रहा है, तो उस केस में आप क्या करोगे, उस पार्टिकुलर कंप्लीट अमाउंट को, उस अमाउंट को आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर दोगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ चुका होगा फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या होता है। इसके लिए हम यहाँ पे एक स्पेशल फंड क्रिएट करते हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ों के लिए, जैसे प्राइज फंड, स्पोर्ट्स फंड, मैच फंड एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सभी के फंड को आप क्रिएट करते हैं। तो देखने वाले हम इसके आंसर को देखो, द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस ऑफर्स क्रिएट special fund for certain purpose activities such as prize funds, match fund and sports fund etc. Such funds are invested in securities and the income earned on such investment is added to respective funds। तो बहुत ही बेसिक सी बात है, वो जो पैसे हमें मिलते हैं उन पैसों को हम इन्वेस्ट कर देते हैं सिक्योरिटीज़ में, और जो इनकम हमें होता है उन्हें हम ऐड कर देते हैं, और जो हमें खर्चे होते हैं उन सभी को हम क्या करते हैं, उन सभी को हम माइनस कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि इनकम को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता। उससे हम स्पेशल फंड में ही रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, इस तरीके से खर्चे को भी हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के साइड में शो नहीं करेंगे, बल्कि हम स्पेशल फंड में ही शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ क्लब में मेंटेन अ स्पेशल फंड फॉर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज। इन सच अ सिचुएशन द इंटरेस्ट इनकम ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट इज एडेड टू द स्पोर्ट्स फंड। तो उसे हम ऐड करते हैं, जो हमें इंटरेस्ट मिलता है, जो हमारा इनकम होता है उस स्पोर्ट्स फंड के इन्वेस्टमेंट से, उसे हम ऐड कर देते हैं उस इनकम को, और जो जितने भी खर्चे होते हैं उन सारे खर्चे को हम माइनस कर देते हैं, हम डिडक्ट कर देते हैं। ठीक है,
द स्पेशल फंड्स आर शोन इन बैलेंस शीट बिकॉज दीज आर कैपिटल रिसिप्ट। तो क्योंकि ये कैपिटल रिसिप्ट होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसलिए इसे हम बैलेंस शीट के साइड में शो करते हैं। हाउएवर इफ आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस द बैलेंस इन स्पेसिफिक और स्पेशल फंड इज निगेटिव, लेकिन अगर ये जो निगेटिव वैल्यू हमें प्रदान कर रहा है, अगर ये जो स्पेशल फंड है ये हमें निगेटिव वैल्यू दे रहा है, तो उस केस में हम उसे ट्रांसफर कर देते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में। ठीक है, तो ये रहा हमारा कंप्लीट फंड बेस्ड अकाउंटिंग, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसे अच्छे से समझ गए होगे और आपको याद भी हो चुका होगा। अब हम देखने वाले हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन को, और ये क्वेश्चन है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस होता है। तो अब हम देखने वाले हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डिफरेंस को, और यहाँ पे हम इनके टोटल 7 बेसिस देखने वाले डिफरेंस के, यानी कि 7 आधार पर हम इन दोनों के अंतर को देखने वाले हैं। देखो पहला बेसिस क्या है, वो है नेचर, यानी कि जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है वो कैश बुक का एक समरी होता है, क्योंकि यहाँ पे हम कैश ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो ये कैश बुक का एक समरी होता है। कौन? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। वही जो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है, वो जितने भी रेवेन्यू इनकम होते हैं और जितने भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं जो करंट ईयर के होते हैं, उनकी समरी होती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, तो ये पहला डिफरेंस हो गया, किस बेसिस पे? नेचर के बेसिस पे। अब सेकंड डिफरेंस है साइड। तो जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है, क्योंकि ये अकाउंट होता है तो इसके 2 साइड होते हैं, एक होता है डेबिट साइड, एक होता है क्रेडिट साइड। और क्योंकि जो हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है ये एक रियल अकाउंट है, इसलिए क्योंकि रियल अकाउंट का गोल्डन रूल है डेबिट वाट कम्स इन क्रेडिट वाट गोज आउट। तो इसके डेबिट साइड में हम रिकॉर्ड करते हैं रिसिप्ट को, वही क्रेडिट साइड में हम पेमेंट को शो करते हैं। ठीक है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो है नॉमिनल अकाउंट, जिसका गोल्डन रूल क्या है, जिसका गोल्डन फॉर्मूला है डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। इसलिए डेबिट साइड में हम जितने भी एक्सपेंसेज होते हैं, जितने भी लॉसेज होते हैं, उन्हें रिकॉर्ड करते हैं, वही क्रेडिट साइड में हम इनके इनकम्स और गेन्स को शो करते हैं। ठीक है, तो ये सेकंड डिफरेंस हो गया साइड के बेसिस पे। अब थर्ड डिफरेंस है ओपनिंग बैलेंस के बेसिस पे। तो ओपनिंग बैलेंस अगर हम देखें तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस होता है जो कि हम कैश इन हैंड करके दिखाते हैं। ठीक है, कैश इन हैंड या कैश इन बैंक करके। वही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का हमने पहले इसके फीचर में देख लिया, इसके डिफरेंशियल में देख लिया कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का कोई भी ओपनिंग बैलेंस नहीं होता। इसके जो स्टार्टिंग करते हैं तो हम कोई भी बिगिनिंग कैश के साथ नहीं करते। तो ये थर्ड डिफरेंस हो गया ओपनिंग बैलेंस के आधार पर। अब फोर्थ है क्लोजिंग बैलेंस। तो इसका मतलब ये होगा कि जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है, साल के अंत में जितने भी कैश हमारे हाथों में होते हैं वो हम दिखाते हैं कि कैश इन हैंड और कैश इन बैंक करके। साल के अंत में जो इनका क्लोजिंग बैलेंस होता है, जो सबसे लास्ट एंट्री होता है, वो होता है कैश इन हैंड या कैश इन बैंक का। ठीक है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के साल के अंत में हम जिसको दिखाते हैं वो होता है या तो सरप्लस या तो डिफिसिट। जब इनकम ज़्यादा हो तो सरप्लस, और जब एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो तो उसे हम कहते हैं डिफिसिट। तो इन दोनों के क्लोजिंग बैलेंस में क्या अंतर होता है, उनका क्या नाम है, ये हमने देख लिया। अब फिफ्थ बेसिस है डिफरेंस का, वो है कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स। तो देखो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो भी कैश ट्रांजेक्शन्स होते हैं, नो मैटर वो कैपिटल नेचर के हैं या रेवेन्यू नेचर के हैं, उन सभी को हम रिकॉर्ड करते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम सिर्फ रेवेन्यू नेचर के आइटम्स को ही रिकॉर्ड करते हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। जो रेकरिंग नेचर की चीज़ें होती है, जो छोटे छोटे खर्चे होते हैं, उन सभी को हम रिकॉर्ड करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है, अब 6 पॉइंट है एडजस्टमेंट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हम कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करते, बस हम ये देखते हैं कि उस ट्रांजेक्शन में कैश का यूज हुआ है तो उसे हम रिकॉर्ड कर लेते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम ज़रूरी एडजस्टमेंट करते हैं, जो डेटा दिया हुआ होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, और इसके साथ ही साथ जितने भी आउटस्टैंडिंग सैलरीज वगैरह होते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस वगैरह रहते हैं, उन सभी को हम कंसिडर करते हैं। तो इसके कारण हमें एडजस्टमेंट करना पड़ता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है, ये 6th बेसिस हो गया डिफरेंस का। अब लास्ट बेसिस है तो वो है ट्रांसफर ऑफ क्लोजिंग बैलेंस। तो जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है, इसका जो क्लोजिंग बैलेंस होता है, जो कैश एट हैंड या कैश एट बैंक होता है, इसे हम अगले साल के रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस में शो कर देते हैं। लेकिन जो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस होता है, यानी कि जो सरप्लस या डेफिसिट होता है, उन्हें हम इसके अगले साल में शो नहीं करते, बल्कि इन्हें हम बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, जनरल फंड में हम इसे ट्रांसफ़र कर देते हैं बैलेंस शीट में। तो ये हो गया रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इन दोनों के बीच ये 7 सबसे बड़े डिफरेंस। और ये अगर आप एग्जाम में आंसर करोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। और आपको यहाँ पे टोटल 7 पॉइंट्स को भी डिफरेंस को आंसर नहीं करना, आप 6 पॉइंट को ही आंसर करना। आपको जो भी याद होगी उस टाइम आप आंसर कर सकते हो। ठीक है, तो हमने अब क्वेश्चन नंबर 11 को भी देख लिया। अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13, इन दोनों को हम साथ में लेकर चलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है स्टेट द नेम ऑफ आइटम्स विच आर नॉट रिकॉर्डेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम किन किन आइटम्स को शो नहीं करते।
अब हमें वो बताना है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 13 है, स्टेट द नेम ऑफ आइटम्स विच आर रिकॉर्डेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो अब हमें ये भी बताना है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम किन आइटम्स को शो करते हैं। ये आपको पहले से पता है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, फिर से बता देता हूँ ताकि एग्जाम में आप इसे आंसर कर पाओ। देखो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का कोई भी ओपनिंग बैलेंस नहीं होता, इसलिए ओपनिंग कैश और बैंक बैलेंस इन्हें हम शो नहीं करते इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, जो कि आपको सबसे क्वेश्चन नंबर 12 के फर्स्ट पॉइंट में दिख रहा होगा। इसके अलावा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम बस रेवेन्यू आइटम्स को इंडिकेट करते हैं, वहाँ पे बस रेवेन्यू आइटम्स को रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट या इनकम इन्हें हम शो करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, जो कि आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 13 के पॉइंट नंबर फर्स्ट और पॉइंट नंबर सेकंड में। इसके अलावा जितने भी कैपिटल रिसिप्ट होते हैं और कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं इन्हें हम इंडिकेट नहीं करते, इन्हें हम शो नहीं करते इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, जो आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 12 के पॉइंट नंबर 3 एंड पॉइंट नंबर 4 में। और जितने भी कैपिटल खर्च हो गए, जैसे कैपिटल रिसिप्ट हो गए, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये सारे रिकरिंग नेचर के नहीं होते, फिक्स्ड एसेट को आप बार बार सेल नहीं करते, इसलिए इसे हम रिकॉर्ड नहीं करते इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इसके अलावा जो रिजर्व होते हैं, जो फंड होते हैं, उन्हें हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते। और जो कंज्यूमर मटेरियल होते हैं उनका जो कॉस्ट होता है, क्योंकि ये रिकरिंग नेचर के होते हैं, इसलिए इन्हें हम रिकॉर्ड करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इसके अलावा जितने भी नॉन कैश आइटम है, जैसे बैड डेप्ट, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट, डिप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, इन सारे को हम रिकॉर्ड करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 दोनों को हमने साथ में ही देख लिया। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, राइट अ नोट ऑन कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट। तो देखो, कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, इसके अलावा कैपिटल पेमेंट क्या होता है, रेवेन्यू पेमेंट क्या होता है, मतलब कैपिटल और रेवेन्यू इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है, और रिसिप्ट और पेमेंट इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है, बेसिकली हम यहाँ पे ये समझने वाले हैं। ठीक है, और देखो, अगर आपको इस फाइल की PDF को डाउनलोड करना है, बिल्कुल, अगर आपको इस फाइल की PDF को डाउनलोड करना है, यानी कि चैप्टर फर्स्ट के कंप्लीट नोट्स को आप PDF फॉर्मेट में डाउनलोड करना चाहते हो, तो आप वो कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, आप जाना कमेंट सेक्शन में मैंने आपको एक कमेंट करा होगा, जहाँ पे आप देखना कि आपको उस फाइल का लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक पर क्लिक करना। लिंक पर क्लिक करते ही एक फ़ाइल आपके पास ओपन होगा, और वहाँ पे आपको एक पासवर्ड को फिल करना है, और वो पासवर्ड है BBC कम्युनिटी, यानी कि बिहार बोर्ड कॉमर्स की कम्युनिटी। ठीक है, तो आप टाइप करोगे सारे वर्ड शॉर्ट में बिना किसी स्पेस के, BBCCOMMUNITY, इतना टाइप करोगे, फिर आप उसे ओपन करना, वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, फिर आप उसे चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो, जब चाहो जहाँ चाहो आप उसे रिवाइज कर सकते हो। तो आपको ये प्रयास कैसा लगा कमेंट करना नीचे। ठीक है, और आप PDF को डाउनलोड कर पाए या नहीं कर पाए, ये भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, ताकि हम नेक्स्ट चैप्टर की जब वीडियो को लेकर आएंगे तो वहाँ पे भी हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर सकें। इसलिए आप नीचे कमेंट भी करना कि आपको नोट्स अच्छे लगे या नहीं लगे, आप डाउनलोड कर पाए या नहीं कर पाए, या नीचे कमेंट करना। ठीक है, तो देखो, हम देखने वाले हैं कि क्या होता है कैपिटल रिसिप्ट और क्या होता है रेवेन्यू रिसिप्ट। देखो, कैपिटल रिसिप्ट वैसे रिसिप्ट होते हैं जो परमानेंट नेचर के होते हैं, और साथ ही साथ वो जो प्राप्तियां हमें होती है वो एक स्पेसिफिक कारण के लिए हो, उन्हें हम कहते हैं कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, तो सिंपल से मैं आपको अभी डिफरेंस बता रहा हूँ। इसके अलावा रेवेन्यू रिसिप्ट वैसे रिसिप्ट होते हैं, वैसी प्राप्तियाँ होती है जो बार बार होती रहती है, यानी कि रेकरिंग नेचर की होती है, और छोटी छोटी अमाउंट होती है, उन्हें हम कहते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। और जो बड़ी अमाउंट हमें मिलती है, जो परमानेंट नेचर का होता है, जो स्पेसिफिक डोनेशन होता है, वगैरह वगैरह, जो भी इन सभी के एग्जांपल्स हैं, जैसे स्पेसिफिक डोनेशन आप ले लो, इसके अलावा जो लाइफ मेंबरशिप फीस है उन्हें आप ले लो, तो ये सारे होते हैं कैपिटल रिसिप्ट्स। लेकिन जो सब्सक्रिप्शन होते हैं, जो छोटे छोटे अमाउंट होते हैं जो हमें मिलते हैं, जो रिकरिंग नेचर के होते हैं, वो सारे होते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट्स। ठीक है, देखो यहाँ पे रिसिप्ट्स ऑफ परमानेंट नेचर सच एज लेगेसीज और रिसिप्ट फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज, एग्जाम्पल डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, बिल्डिंग एटसेट्रा। तो ये सारे जो होते हैं डोनेशन फॉर टूर्नामेंट और जो बिल्डिंग है, क्योंकि ये लॉन्ग रन में काम करता है, बिजनेस के लॉन्ग रन में ये यूज होता है, ये परमानेंट नेचर का होता है रिसिप्ट, इसलिए ये क्या रहता है कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, और ये सारे को कैपिटलाइज करना पड़ता है, मतलब किया जाता है। दिस रिसिप्ट्स आर नॉट ट्रीटेड एज ऑर्डिनरी इनकम एंड आर शोन इन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। अब क्योंकि ये कैपिटल रिसिप्ट है, और कैपिटल रिसिप्ट को हम कहाँ शो करते हैं, इसे हम शो करते हैं बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया कैपिटल रिसिप्ट। अब हम ये देखते हैं कि रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है। तो रेवेन्यू रिसिप्ट हम उन रिसिप्ट्स को कहते हैं जो रेकरिंग नेचर के होते हैं, और साथ ही साथ जो छोटे अमाउंट होते हैं उन्हें हम कहते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट्स। जैसे और अदर रिसिप्ट्स विच आर ऑफ रेकरिंग नेचर एंड ऑफ स्मॉल अमाउंट आर नॉन एज रेवेन्यू रिसिप्ट्स, एग्जाम्पल सब्सक्रिप्शन, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल्स। ठीक है, इसके अलावा हम ये देख लेते हैं कि कैपिटल पेमेंट क्या होता है
और रेवेन्यू पेमेंट क्या होता है, तो वैसे पेमेंट जो परमानेंट प्रॉपर्टी और एसेट्स को इम्प्रूव करने के लिए लगाए जाते हैं, उन्हें इन्वेस्ट किया जाता है, वो कहलाते हैं कैपिटल पेमेंट। और वैसे पेमेंट जो किए जाते हैं छोटे छोटे अमाउंट के लिए, मतलब छोटे छोटे चीज़ों के लिए, छोटे छोटे जो हम खर्चे करते हैं, वो कहलाते हैं रेवेन्यू पेमेंट। द पेमेंट मेड टू परमानेंट प्रॉपर्टी और एसेट्स और टू इम्प्रूव देम with a view to increase the earning capacity are capital payments and are shown in the asset. Payment also includes purchase of investment or amount deposited in fixed deposit. तो जो भी अमाउंट हम फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, वो सारे कैपिटल पेमेंट ही होते हैं। इसके अलावा जो अदर पेमेंट होते हैं, जो रेकरिंग नेचर के होते हैं, जो स्मॉल अमाउंट के होते हैं, वो सारे कहलाते हैं रेवेन्यू पेमेंट। ठीक है, एग्जाम्पल आप दे सकते हो, जो हम सैलरी पे करते हैं, इसके अलावा जो पोस्टेज एंड स्टेशनरी होते हैं, रेंट वगैरह होते हैं, तो ये सारे रेवेन्यू पेमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो देखो अब हमने क्वेश्चन नंबर 14 को क्लियर देख लिया। अब आपसे कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं और ये सारे इंपॉर्टेंट है, अब हम उन्हें भी कवर करने वाले। तो अब हम कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी यानी कि जो टर्म्स हम यूज़ करते हैं एनपीओ में, अब हम उन्हें देखने वाले हैं। और सबसे पहले हम देखेंगे सब्सक्रिप्शन को, कि सब्सक्रिप्शन क्या होता है। देखो, जितने भी मेंबर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशन में बने रहने के लिए उनसे हम एनुअली कुछ फ़ी चार्ज करते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं सब्सक्रिप्शन। और ये सब्सक्रिप्शन है, ये सब्सक्रिप्शन ऑर्गेनाइजेशन का इनकम का एक बहुत ही अच्छा और रेगुलर सोर्स होता है, मतलब इनसे उन्हें अच्छा खासा इनकम मिल जाता है। ठीक है, सब्सक्रिप्शन से, यानी कि जितने जो मेंबर्स हैं वो उस ऑर्गेनाइजेशन में बने रहने के लिए एक फ़ी चार्ज करते हैं, जिन्हें हम कहते हैं सब्सक्रिप्शन। और ये जो सब्सक्रिप्शन के फ़ी मिलते हैं उन्हें हम रिकॉर्ड करते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसिप्ट साइड में, यानी कि डेबिट साइड में। और क्योंकि इसे हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए यहाँ पे करेंट ईयर, नेक्स्ट ईयर, प्रीवियस ईयर, इन तीनों ईयर के, मतलब जो आगे पीछे के होते हैं उन सभी ईयर के भी सब्सक्रिप्शन फ़ी को हम रिकॉर्ड कर लेते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में। ठीक है, क्लियर हो गया सब्सक्रिप्शन क्या होता है। अब हम देखते हैं डोनेशन क्या होता है। तो देखो, मतलब डोनेशन का आप ये मान लो कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर कोई कंपनी देखता है या कोई इंसान देखता है कि अच्छे कार्य कर रहा है, तो उन्हें कुछ मनी डोनेट करता है कि लीजिए मैं आपको इतने पैसे दे रहा हूँ, आप इसको इस काम में लगाइए। मान के चलो, जैसे एग्जाम्पल एक छोटा सा लेते हैं कि मान के चलो मैं भी आपको ये कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ। फिर आपने सोचा कि इसे और इम्प्रूव करने के लिए, इसके प्लेटफॉर्म को और अच्छे बनाने के लिए आप एक माइक ले लो, स्पीकर ले लो, तो इसलिए आपने डोनेट करा, मान के चलो डोनेट करा। तो डोनेट किया आपने और आपने ये कह दिया कि सर आपने जो मैंने मनी डोनेट किया है इससे आप एक स्पीकर लेना। तो जब मैं स्पीकर कर दूंगा तो वो समझो एक स्पेसिफिक डोनेशन है, क्योंकि वहाँ पे आपने ये कह दिया है कि आपको एक स्पीकर लेना है और मैं उस मनी को कहीं और नहीं यूज़ कर सकता, बस स्पीकर परचेज करने पे ही मैं उसे यूज़ करूँगा। फिर अगर आप मुझे ऐसे पे कर रहे हो और ये कह रहे हो कि सर आपने बहुत अच्छे कंटेंट प्रोवाइड किए, थैंक यू सो मच, बस आप ऐसे पे कर रहे हो, तो उससे मैं कहीं भी यूज़ कर सकता हूँ। मैं चाहे माइक खरीदूँ या मैं अपने पर्सनल कारण के लिए उसे यूज़ करूँ। तो ये होता है डोनेशन। मतलब जो डोनेशन होता है वो ऑर्गेनाइजेशन को किसी फर्म के द्वारा या किसी पर्सन के द्वारा या किसी कंपनी के दिया जाता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड डोनेशन। और अभी मैंने आपको बताया 2 कारणों से दिया जाता है, एक स्पेसिफिक कारणों से और एक जनरल डोनेशन होता है। तो इसलिए डोनेशन के 2 टाइप होते हैं, एक हो गया स्पेसिफिक डोनेशन, इट इज ए डोनेशन रिसीव्ड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। एग्जाम्पल ऑफ सच डोनेशन आर डोनेशन फॉर लाइब्रेरी, डोनेशन फॉर बिल्डिंग एटसेट्रा। ठीक है, क्लियर हो गया क्या होता है ये सारी चीज़ें। अब जनरल डोनेशन क्या होता है ये तो मैंने आपको बता दिया कि अगर डोनेशन आपको स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिले तो वो कहलाता है स्पेसिफिक डोनेशन, लेकिन अगर वही डोनेशन आपको बिना किसी स्पेसिफिक पर्पस के हो तो वो कहलाता है जनरल डोनेशन। ठीक है, फिर इसके अलावा इंट्रेंस फी क्या होता है, एडमिशन फी क्या होता है। तो देखो, अगर कोई मेंबर, कोई भी पर्सन एक ऑर्गेनाइजेशन में इंटर करना चाहता है, एडमिट होना चाहता है, तो उससे कुछ फ़ी चार्ज की जाती है, जिसे हम कहते हैं एंट्रेंस फ़ी या फिर एडमिशन फ़ी, दोनों सेम ही है। ठीक है, इसके अलावा अब लीगेसी क्या होता है। तो देखो, कोई भी पर्सन जब मरने लगता है और वो मरते टाइम ये कह दे कि मेरी जितनी भी संपत्ति है वो सारी संपत्ति को, सारी जायदाद को आप इस ऑर्गेनाइजेशन के नाम कर दो, ये जितनी भी मेरी मनी है, जितनी मेरी पैसे हैं, वो सारे इस ऑर्गेनाइजेशन के काम आएगी, या क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन बढ़िया है। तो वो जो मतलब मनी होती है, वो जो विल होता है, उसे हम कहते हैं लीगेसी। अब देखो, इंडोमेंट फंड क्या होता है। तो देखो, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का जो कार्य हो रहा है उन्हें सपोर्ट करने के लिए, उनके परमानेंट सपोर्ट के लिए जो फंड प्रोवाइड किया जाता है उन्हें हम कहते हैं इंडोमेंट फंड। और इस इंडोमेंट फंड में जो भी कंट्रीब्यूट किया जाता है ये सारे कैपिटल रिसिप्ट होते हैं। ठीक है, फिर अब पॉइंट नंबर 6 है लाइफ मेंबरशिप फ़ी। तो लाइफ मेंबरशिप फ़ी क्या होता है। तो मान के चलो कोई भी पर्सन है, वो चाहता है कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का ज़िंदगी भर के लिए मेंबर बन जाऊँ, तो इसके लिए उसे एक फ़ी चार्ज किया जाता है, जिन्हें हम कहते हैं लाइफ मेंबरशिप फ़ी। ठीक है, फिर देखते हैं ऑनरेरियम क्या होता है। तो देखो, हम कुछ अमाउंट को जो पे करते हैं, कुछ जो खर्चे करते हैं, किस लिए करते हैं,
ताकि जैसे कोई भी अगर सेक्रेटरी है तो उन्हें हम पेमेंट कर रहे हैं, तो ये सारी जो चीज़ें होती है सारी चीज़ें कहलाती है ऑनरेरियम, और ये हमारे खर्चे होते हैं लेकिन रेवेन्यू नेचर के, ठीक है। फिर अब एटा है ग्रांट। तो ग्रांट क्या होता है, तो देखो जो गवर्नमेंट होती है वो ऑर्गेनाइजेशन को, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट कुछ पैसे देती है ताकि आप रोज़मर्रा के जो खर्चे हैं उन्हें निपटा पाओ, तो उन्हें हम कहते हैं ग्रांट, ठीक है। फिर अब देखते हैं सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, पीरियोडिकल्स एंड स्पोर्ट्स मटेरियल्स। तो ये सारे जो ओल्ड न्यूज़पेपर को सेल करना, इन सभी को जो छोटे छोटे मोटे कार्य होते हैं जो रेवेन्यू नेचर के होते हैं। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर मतलब नाम से ही पता चल रहा है, ये तो सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर है, यानी कि हम न्यूज़पेपर को बेच करके छोटे मोटे कुछ कुछ पैसे कमा रहे हैं, तो ये सारे रेवेन्यू नेचर के होते हैं, ठीक है। अब 50 नंबर क्वेश्चन है हाउ टू कंप्यूट मटेरियल कंज्यूम्ड। तो याद करो मैंने आपको बताया था कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन अब क्योंकि हम इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में रिकॉर्ड करते हैं, तो हमें ये तो पता होना चाहिए कि साल भर में हमने कितने मटेरियल को कंज्यूम किया, तो इसे हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे अब हम ये देखने वाले हैं, ठीक है। इसके देखो हम किस तरीके से हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या कुछ को हमें एडजस्ट करना पड़ता है, किन्हें ऐड करना पड़ता है, किन्हें लेस करना पड़ता है, इन सारी चीज़ों को यहाँ पे हमें देखना है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि साल की स्टार्टिंग में हमारे पास कितना मटेरियल था, यानी कि उसका कॉस्ट कितना था, दैट इज ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल सबसे पहले हम लिखेंगे। फिर यहाँ पे हम जितने मटेरियल को हमने परचेज किया है साल भर में, करेंट ईयर में जितने मटेरियल को हमने परचेज किया है वो यहाँ पे ऐड कर देंगे, और साल की स्टार्टिंग में जितने क्रेडिटर्स थे, क्रेडिटर्स इन द बिगनिंग जितने हैं उन्हें हम लेस करेंगे, और साल के अंत में जितने क्रेडिटर्स हैं उन सभी को हम ऐड करते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम स्टार्टिंग में जितने भी एडवांस पे कर चुके थे सप्लायर को वो हम ऐड करते हैं, और जितने भी सप्लायर थे जी हमने एडवांस में पे किया था लास्ट में साल के अंत में, उन्हें हम लोग लेस कर देते हैं, ठीक है। तो इन सबको ऐड करने के बाद और बाकी सबको लेस करने के बाद जो हमारा वैल्यू निकल कर आता है वो निकल जाता है कि कितना वैल्यू है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड का, ठीक है। तो इसे फिर जब हम कैलकुलेट कर लेते हैं, जब हमारा फाइनल वैल्यू निकल कर आ जाता है, तो इसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 16 है हाउ टू कंप्यूट टूर्नामेंट फंड। तो टूर्नामेंट फंड को हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, कोई भी फंड को हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो। आप एक बैलेंस शीट को प्रिपेयर करोगे, बिल्कुल बैलेंस शीट के फॉर्मेट में आप सारी चीज़ को प्रिपेयर करोगे, फिर आपको जो भी टूर्नामेंट फंड है वहाँ पे इंडिकेट करोगे, आप लायबिलिटी साइड में इंडिकेट करोगे, और इसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट थे जो आपके एसेट हो जाते हैं वो आप एसेट साइड में इंडिकेट करोगे। आप ऐड कर दोगे जितने आपको इनकम रिसीव्ड हुए हैं टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट से वो आप यहाँ पे ऐड करोगे, और जितने आउटस्टैंडिंग है उन सभी को भी आप ऐड करोगे, फिर आप जितने खर्चे हुए उन सभी को लेस कर देते हो, ठीक है। तो ये होता है टूर्नामेंट फंड को कैलकुलेट करने का सही फॉर्मेट, ठीक है। और नोट करने वाली बात ये है कि यहाँ पे अगर आप देखना कि क्वेश्चंस में आपको मैच फंड दिया हुआ है और साथ ही साथ मैच एक्सपेंसेस, मैच इनकम, मैच से जितने भी रिलेटेड इनकम है वो सारी चीज़ें दी हुई है, तो उसे आप बैलेंस शीट के साइड में ही रिकॉर्ड करोगे, ठीक है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। लेकिन अगर मैच फंड दिया ही हुआ ना हो और मैच एक्सपेंसेस दिए हुए हों, तो उस केस में आप मैच एक्सपेंसेस के लिए सेपरेट फंड क्रिएट नहीं करोगे, और ना ही आप उसे लायबिलिटी साइड में इंडिकेट करोगे, बल्कि क्योंकि फंड दिया ही हुआ नहीं है, मैच फंड दिया हुआ नहीं है, इसी कारण आप उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। तो छोटा सा नोट था जो आप नोट कर सकते हो। अब 70 नंबर क्वेश्चन है हाउ टू कंप्यूट इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन ऑफ द करेंट ईयर। तो देखो साल भर के सब्सक्रिप्शन को आप किस तरीके से कैलकुलेट करोगे, अब हम इसके फॉर्मेट को देखने वाले, इसके फॉर्मूले को देखने वाले हैं। सबसे पहले तो आप ये इंडिकेट करोगे, आप ये रिकॉर्ड कर लोगे अपने एक अलग से अकाउंट बनाकर, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो पार्टिकुलर अमाउंट करके आप बना लेना, और वहाँ पे आप ये देख लेना कि हमें साल भर में सब्सक्रिप्शन के कितने पैसे मिले हैं, उन्हें आप रिकॉर्ड करोगे। फिर आप उसके बाद आप उसमें ऐड कर देना जितने भी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, यानी कि सब्सक्रिप्शन के पैसे जितने बचे हुए हैं साल के अंत में उन सभी को आप ऐड कर देना। और इसके अलावा जितने भी एडवांस सब्सक्रिप्शन थे जो कि आपके साल के स्टार्टिंग में थे, जो इस साल के थे और वो एडवांस में पेड कर दिए गए थे पिछले साल, उन सभी को भी आप ऐड कर दोगे, ठीक है। फिर जो वैल्यू निकल कर आएगा तो उसमें से आपको क्या कुछ लेस करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन थे साल की स्टार्टिंग में, क्योंकि वो आउटस्टैंडिंग थे, वो पिछले साल के थे, इसलिए उन्हें आप माइनस कर दोगे। और इसके बाद जो एडवांस सब्सक्रिप्शन है साल के अंत में, यानी कि जो आगे आने वाले सालों के लिए है, तो उसे भी आप माइनस कर दोगे तो निकल ही जाएगा आपका करेंट ईयर सब्सक्रिप्शन फी। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन को ऑफ द करेंट ईयर, ठीक है। तो इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन आपका निकल कर आ जाएगा। अब यहाँ पे नोट करने वाली कुछ बातें जो आप देख सकते हो, पॉइंट ये है कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन
इन द बिगिनिंग ऑफ द करेंट ईयर विल शो इन द एसेट साइड ऑफ द ओपनिंग बैलेंस शीट। तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में हम रिकॉर्ड करते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो साल की स्टार्टिंग में थे, करेंट ईयर की साल की स्टार्टिंग में थे, उससे हम रिकॉर्ड करते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में। ठीक है, फिर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द करेंट ईयर विल शो इन द एसेट साइड ऑफ द क्लोजिंग बैलेंस शीट। फिर क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में हम इंडिकेट करते हैं जितने भी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, यानी कि जितने भी बकाई सब्सक्रिप्शन की राशि है साल के अंत में। ठीक है, तो उससे हम रिकॉर्ड करते हैं एसेट साइड में क्लोजिंग बैलेंस शीट के। इसके अलावा एडवांस सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग ऑफ द करेंट ईयर विल शो इन द लायबिलिटी साइड ऑफ ओपनिंग बैलेंस शीट। तो ओपनिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में हम किन्हें इंडिकेट करेंगे, हम इंडिकेट करेंगे उन एडवांस सब्सक्रिप्शन को, यानी कि जो पैसे पहले से ही पे कर दिए गए थे, इसी साल के करेंट ईयर के जो पैसे थे वो पहले से ही पे कर दिए गए थे एडवांस में। तो उन जो स्टार्टिंग में थे हमारे पास पैसे एडवांस के, उन सभी को हम क्या करते हैं, उन सभी को हम लायबिलिटी साइड में इंडिकेट करते हैं। इसके अलावा एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द करेंट ईयर विल शो इन द लायबिलिटी साइड ऑफ क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो फिर वही है, क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में हम इंडिकेट करते हैं जितने भी साल के अंत में जो एडवांस सब्सक्रिप्शन बचे हुए हैं, क्योंकि वो इस साल से रिलेटेड नहीं है बल्कि अगले साल के हैं। ठीक है, तो उन्हें हम शो करते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। अब क्वेश्चन नंबर 18 है, हाउ टू कंप्यूट एक्चुअल अमाउंट ऑफ एनी एक्सपेंसेस। तो जितने सारे खर्चे होते हैं जो हमने देख लिए, उन सारे खर्चों को, अगर एक्सपेंसेस को हमें एग्रीगेट तौर पे टोटल अमाउंट, नेट अमाउंट कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हम किस तरीके से कौन कौन सी एंट्रीज करेंगे, क्या कुछ हम करेंगे, वो अब हम देखने वाले हैं। देखो, मान के चलो, तो आप मान के चलो कि आप 12th में इंटर किए हो। ठीक है, और 12th में इंटर करते ही आपने NCERT के 800 रुपये के बुक्स को परचेज किया, लेकिन अभी पैसे पेड नहीं किए। आपने 800 की बुक्स को परचेज किया और आपने उन्हें पे किया है 500। ठीक है, यानी कि आउटस्टैंडिंग है आपका 300। तो फिर हम ऐड क्या करते हैं, हम ऐड कर देते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एट द एंड ऑफ द करेंट ईयर। तो साल के अंत में जितने भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बचे हुए हैं, जो हमारा 300 है, उसे हम ऐड कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा 300, तो ऐसे हो गया हमारा 800, हो ही रहा था। और इसके अलावा और हम क्या ऐड करते हैं, तो देखो, जो हमने 800 की बुक्स को परचेज किया, मान के चलो 200 जो है वो मैंने अभी पेड नहीं किया, बल्कि वो मैंने पिछले साल ही एडवांस में पे कर दिया था। तो अगर हम उसे ऐड कर देंगे तो फिर से तो हमारे 800 ही हो जाएंगे ना। वही हम ऐड करते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस इन द बिगिनिंग ऑफ द करेंट ईयर, यानी कि करेंट ईयर की स्टार्टिंग में जो प्रीपेड एक्सपेंसेस थे उन्हें भी हम ऐड कर देते हैं। तो दोनों केसेस में हमने देख लिया कि हमारे जो फाइनल वैल्यू आता है वो 800 ही आता है। इसके अलावा आप देख सकते हो उसी तरीके से कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज इन द बिगिनिंग ऑफ द करेंट ईयर, यानी कि साल की स्टार्टिंग में जितने भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस थे, आप ऐसे ही देख सकते हो, वो सारे इस साल के तो है नहीं, पिछले साल के थे, तो उन्हें हम माइनस कर देते हैं। और इसके अलावा प्रीपेड एक्सपेंसेज एट द एंड ऑफ द करेंट ईयर, तो साल के अंत में जो प्रीपेड एक्सपेंसेज हैं, अब क्योंकि ये साल के अंत में है और पहले से ही पे कर दिए गए, तो ये इस साल के तो होंगे नहीं, होंगे वो अगले साल के, इसलिए इन्हें भी हम माइनस कर देते हैं। तो इन सभी को ऐड करने के बाद, लेस करने के बाद जो फाइनल वैल्यू निकल कर आता है वो हमारा होता है एक्सपेंसेज पेड ड्यूरिंग द करेंट ईयर, यानी कि साल भर में आपने कितने खर्चे पे किए ये आपको शो करता है। ठीक है, अब बाकी के नोट यहाँ पे दिए हुए हैं कि किसे आप लायबिलिटी साइड में शो करते हो, किसे आप एसेट साइड में शो करते हो, तो इन सभी चीज़ों को आप पढ़ सकते हो। ठीक है, ये सारे बहुत ही ईजी और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो देखो, अब हम देखने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट इज कैपिटल फंड। कैपिटल फंड क्या होता है, और ये जो क्वेश्चन ये आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया है और साथ ही साथ शॉर्ट में भी पूछा गया है। ठीक है, देखो, जब आप टोटल एसेट्स को टोटल लायबिलिटी से माइनस कर देते हो, तो जो टोटल एसेट्स की वैल्यू निकल कर आती है, क्योंकि टोटल एसेट ज़्यादा होता है, तो जो अधिकता निकलती है टोटल एसेट की, उससे ही हम कहते हैं कैपिटल फंड। ठीक है, यानी कि एक्सेस ऑफ टोटल एसेट्स ओवर टोटल लायबिलिटी इन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड कैपिटल फंड। तो देखो, ये सारे क्वेश्चन थे चैप्टर नंबर फर्स्ट के, आप देख सकते हो ये सारे इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, और ये सारे क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। और बाकी के जो फॉर्मेट्स थे वो फॉर्मेट भी मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके के अकाउंट्स को आप किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो, ताकि एग्जाम में जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे, आप उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सको। ठीक है, तो देखो, इन वीडियोज़ को बनाने में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स मेरे लगे और इन कंप्लीट वीडियोज़ को रिकॉर्ड करने में लगभग 2 दिन लगे हैं। ठीक है, आपको लग रहा होगा ये बस 1 घंटे की वीडियो, लेकिन इस कंप्लीट वीडियो को रिकॉर्ड करने में मेरे तरफ से 2 दिन लगे हैं, कंप्लीट दिन। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना। 1000 1500 जितने बच्चे होंगे, जितने ज़्यादा बच्चे होंगे, तो भी मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू कर पाऊँगा, क्योंकि जितने एफर्ट्स मैं लगाता हूँ इस वीडियो में, अपनी हर एक वीडियो में, उसके अकॉर्डिंग अगर रिस्पॉन्स नहीं आते तो मुझे बुरा लगता है और मैं भी हो सकता है कि मैं सीरीज़ को स्टॉप कर दूँ। ठीक है, तो जितना हो सके आप इस वीडियो को शेयर करना, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल गोल्डन कंटेंट साबित होने वाले हैं। और इससे बाहर
आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आने वाला नहीं है, क्योंकि ये टॉपर सीरीज़ का पार्ट है, ये हमारा कंप्लीट वीडियो। और इसके लिए आप चैप्टर की कंप्लीट वीडियो को देख चुके हो, तो अब इस चैप्टर से आपके एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छूट नहीं सकती, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। उम्मीद करता हूँ हम वापस मिलेंगे। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बस आओ।